इसमें हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बिफोर 1858, इंपीरियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉलोनाइजेशन। ठीक है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था? देखो, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टिल 1857 क्या थी? टैक्स इकट्ठा करना था। ठीक है, टैक्स को जनरेट करना था, प्लस ट्रेडिंग एंड एक्टिविटी चलाती थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें क्या जरूरत थी? इफिशिएंट स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए ने एफिशिएंट स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। ठीक है, इस सब के लिए शुरुआत में क्या होता है, जो कंपनी होती है उसको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड करना था। हालांकि बाद में क्या होता है कि बड़ा एरिया एक्वायर करती है। ठीक है, वास्ट टेरिटोरियल बेस को ये एक्वायर करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, कंपनी के लिए जब ज़्यादा एरिया उनके पास आ जाता है तो उनके पास ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कंपनी को डेवलप करें और मैनेज करें अ सुटेबल एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया। प्रारंभिक तौर पर जब वो आए थे तो उनके पास छोटे एरिया में वो ट्रेड करते थे, तो उनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे भी कर सकें। जैसे जैसे उन्होंने अलायंस के द्वारा, फरमांस के द्वारा या मुगल एम्परर से जो डोनेशन मिलता था या रिबेट्स मिलते थे, उसके बेसिस पर धीमे धीमे उन्होंने वास्ट टेरिटोरियल एरिया को बढ़ाया और बिजनेस काफ़ी बड़े लेवल पर पहुंच गया। तो इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए तो उन्हें एक सुटेबल और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए था भारत में। ठीक है, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आगे जाकर करने लगते हैं और पॉलिटिकल में भी इंटरफेरेंस पड़ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी से एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाती है, मतलब एक कमर्शियल बॉडी से एक राजनीतिक फोर्स बनती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज कंप्लीटली ओवरहॉल्ड under Warren Hastings and the Cornwallis, and the foundation of new system based on the British pattern was laid, having the imperial objective। ठीक है, अब देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर जनरल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1757 से 1760 के बीच में और 1765 से 67 के बीच में। इन्होंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में प्रस्तुत किया। ठीक है, अपने फर्स्ट टेन्योर के दौरान। और जो कंपनी थी उसको दीवानी फंक्शन मिले एम्परर से और निजामत फंक्शन मिले सूबेदार ऑफ बंगाल से। ठीक है, ब्रिटेन वाज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन गुड्स। उस समय क्या है, जो ब्रिटेन था काफ़ी मात्रा में भारत से गुड्स को इंपोर्ट करता था। रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने जो कि बंगाल के उस समय गवर्नर थे, उन्होंने अपनी पहला कार्यकाल 1757 से 60 के बीच में ये रहे हैं। उस समय इन्होंने जो करंट एम्परर थे उनसे दीवानी फंक्शंस उनको मिल गए सिविल मैटर्स देखने के लिए, और निजामत फंक्शन उनको सूबेदार ऑफ बंगाल से मिली। ठीक है, बंगाल में ग्रेट फेमाइन भी आया था, अकाल पड़ा था, अन्न का अकाल। ठीक है, जो बंगाल की प्रोविंस थी उसको बहुत बुरी कंडीशन देखनी पड़ी थी 1770 में। ठीक है, इट वाज सो सीवियर दैट नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन डाइड ड्यू टू स्टार्विंग। 1/3 पॉपुलेशन मर गई थी। ठीक है, 1770 में बंगाल में अकाल आया था जिसमें 1/3 पॉपुलेशन मर गई थी। बहुत स्थिति गंभीर थी। इट अकर्ड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज बट नो स्टेप्स वर टेकन टू कंटेन और रिड्यूस इट्स सीवियरिटी। मतलब हालांकि प्राकृतिक कारण थे, जो अकाल के कारण प्राकृतिक थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना जो दायित्व रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो ड्यूटी रहती है, उसको नहीं निभाया। ठीक है, उसकी वजह से ये सीवियर हो गया। इसके जो रिजल्ट था उसमें डेथ ज़्यादा हुई, लोग भूख से मर गए। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश इंडिया।
बंगाल प्रेसिडेंसी, सीट ऑफ गवर्नर जनरल मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीनों में इनका डिवीजन था। हम बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बेसिक पॉलिसी जो होती है कंपनी के का, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बेसिक जो पॉलिसी है, ठीक है, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। उसी एट द सेम टाइम कंपनी वुड रिटेन इट्स मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड एंड वैल्यूएबल राइट ऑफ अपॉइंटिंग द ऑफिशियल इन इंडिया। तो कंपनी क्या है, कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी जो ईस्टर्न ट्रेड है उस पर, और गवर्नमेंट जो कंपनी का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हो उसकी बेसिक पॉलिसी को देखेगी। कंपनी रूल टिल 1857 तक कंपनी का राज चलता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल विथ 3 मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। ये वाला पेज थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, क्लियर नहीं है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए तो आप जिससे अच्छे समझ सकें। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ, क्या डिफरेंस था दोनों में? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ थी, कोर्ट कहाँ था, इंग्लैंड में। ठीक है, कोर्ट कहाँ था, इंग्लैंड में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ था, इंग्लैंड में। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें 24 डायरेक्टर होते थे। ठीक है, जिनको हु वर चार्ज फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को ये मैनेज करते थे। इसमें 24 डायरेक्टर रहते थे, लेकिन ये इंडिया में नहीं थी, ये इंग्लैंड में थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो मेंबर्स होते वो हर साल चुने जाते थे 4 साल के लिए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स था जिसमें 24 डायरेक्टर हुआ करते थे, हर साल चुने जाते थे। ठीक है, और 4 साल के लिए चुने जाते थे, और ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके अफेयर्स को मैनेज करते थे, इंग्लैंड में थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो इंडिया में था, कलकत्ता में था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ था, इंडिया में, कलकत्ता में। ठीक है, ये सुपरवाइज करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, सुपरवाइज करता था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करता था, जो रेवेन्यू का कलेक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहे, ब्रिटिश कलेक्टर कर रहे। ठीक है, द इंग्लिश कलेक्टर वर अपॉइंटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, द ट्रेजरी वाज removed from Murshidabad to Calcutta and accountant general was appointed। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कलकत्ता में था, और जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा उसको देखा करता, उसको सुपरवाइज करता था। इंग्लिश जो कलेक्टर थे वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए थे, और ट्रेजरी जो थी वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दी गई थी, और एक अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट कर दिया गया था। ठीक है, तो दोनों ही थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देख लेते हैं, कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1772 में कलकत्ता को कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल क्या था, इट वाज बेस्ड इन द बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, थोड़ा और लाइट सा ले लें। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था इन काउंसिल, येलो ही इज द बेस्ट आई थिंक। ठीक है, तो गवर्नर जनरल था इन काउंसिल, इट वाज बेस्ड इन
बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज वेस्टेड विद द सिविल एंड मिलिट्री फंक्शन। तो गवर्नर जनरल को सिविल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों दे रखे थे, ठीक है। और बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल हुआ करता था। द अदर टू प्रेसिडेंसी नेमली बॉम्बे एंड मद्रास, ये गवर्नर के अंतर्गत थी और डायरेक्टली रूल्ड ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास गवर्नर के अंदर थी, लेकिन डायरेक्टली वो ब्रिटिश क्राउन उसको रूल करता था। द क्रेडिट फॉर स्ट्रक्चरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन मॉडर्न लाइन्स गोज टू द चीफली टू पर्सन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रक्चर देने के लिए सिस्टमेटिक बनाने के लिए वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कार्नवालिस दो लोगों को श्रेय जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट चीफली रिलाइड ऑन द थ्री पिलर्स ऑफ द सिविल सर्विस, द आर्मी एंड द पुलिस, ठीक है। तीन पिलर्स कौन से थे? अभी भी देश चल रहा है, किससे चल रहा है? आर्मी से चल रहा है, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को देखता है, जो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होगा तो आर्मी हमारे लिए खड़ी है, टेररिज्म के लिए खड़ी है। पुलिस इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए, और सिविल सर्विस जो देश की पूरी एग्जीक्यूशन चल रहा है वो सिविल सर्विस के। तो उस समय भी और भी आज भी वर्तमान में यही तीनों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। बाद में क्या होता है, जो डीएसपी की पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी की पोस्ट बाद में बनती है, ठीक है। वाज क्रिएटेड हु वाज हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डीएसपी हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट सुपर अभी डेप्यूटी होता है अपने यहाँ पर, लेकिन उस समय डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। रेगुलेशन 1700 जो 91 का था वो डिफाइन करता है कि पावर और फंक्शन क्या होंगे पुलिस सुपरिटेंडेंट के। 1808 में क्या हुआ, लॉर्ड मेयो जो थे उनको एसपी अपॉइंट किया गया प्रत्येक डिवीजन के लिए, और कुछ जो स्पाइस होते थे उनके द्वारा उनकी मदद की जाती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, एलिमिनेशन ऑफ ठगी के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाना जाता था, ठगी को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाना जाता था। 1808 में लॉर्ड मेयो को एसपी बनाया गया, जो सिपाहियों के द्वारा उनको हेल्प की जाती थी। और 1791 में जो पावर एंड फंक्शन थे पुलिस सुपरिटेंडेंट के वो डिफाइन किए गए। डीएसपी की पोस्ट हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के तीन पिलर कौन कौन से थे? सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कार्नवालिस दोनों लोगों को जाना जाता है, जो प्रशासनिक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में उसको सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर देने के लिए वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है। बॉम्बे, मद्रास और ये गवर्नर के अंतर्गत होते थे और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करता था। और बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन था? गवर्नर जनरल काउंसिल होती थी, ठीक है, और जिसके पास सिविल और मिलिट्री फंक्शंस होते थे। हम बात कर लेते नेक्स्ट, द पावर ऑफ जमींदार्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश मजिस्ट्रेट। और जो जमींदार्स की पावर थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को दे रखी थी। ठीक है, तो ये वाला हमने पढ़ लिया इतना, ये यहां से आगे कंटिन्यू है। देखते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सबसे पहले देखते हैं संविधान जो था ब्रिटिश टाइम में वो क्या था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था और कौन कौन से एक्ट आए थे उनको देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, फिर आया 84 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 में चार्टर आया एक्ट 93 का, फिर 1818 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया। ठीक है, ये मेनली 6 जो चार्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जो चार्टर आया उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल बंगाल का जो था उसको
उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया 73 में रेगुलेटिंग एक्ट में। और फर्स्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडिया, 4 मेंबर्स अपॉइंट किए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ठीक है। और एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टेब्लिश किया जिसमें 1 चीफ जस्टिस होते थे और 3 अदर जजेस होते थे। और प्रेजेंटेड सर्वेंट ऑफ कंपनी टू रिसीव एनी गिफ्ट, और सर्वेंट्स को मना कर दिया था कि वो किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो क्या 3 बातें हो गई। सबसे पहले जो गवर्नर है बंगाल के उनको गवर्नर जनरल बना गया। फर्स्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत में। 4 मेंबर अपॉइंट किए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया जिसमें 1 चीफ जस्टिस 3 जज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1 चीफ जस्टिस और 3 जज हुआ करते थे। और पब्लिक सर्वेंट से मना कर दिया था कि आप किसी से भी गिफ्ट नहीं लेंगे, जिससे करप्शन हो रहा था, मेनली करप्शन को रोकने के लिए। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। कंपनी की जो टेरिटरी थी उनको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को देखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट था कि पिट्स इंडिया में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स देखता था। फिर बॉम्बे मद्रास पिट्स इंडिया के एक्ट के अंडर ही बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे चार्टर एक्ट आया 1793 का। इसमें जो सीनियर ऑफिशियल थे वो डिवाइड किए गए फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सीनियर ऑफिसर्स जो थे उनसे मना कर दिया कि आप बिना परमिशन के गवर्नमेंट की भारत को छोड़ के नहीं जा सकते। और कंसेप्ट ऑफ सिविल लॉ इमर्ज, और पहली बार जो सिविल लॉ का कंसेप्ट है वो 1793 में ही आया। अब बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन 2 चीजें छोड़ दी उसके पास। एक तो चाय का ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड। वो चाय में ट्रेड अभी भी कर सकता था और चाइना से भी ट्रेड कर सकता था, लेकिन उसकी जो ओवरऑल मोनोपोली थी इन दोनों को छोड़कर समाप्त कर दी गई। तो पहली बार मोनोपोली कब समाप्त करी गई? 1813 में करी गई। क्या छोड़ दिया था? टी का ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड, ये उसके पास बचे थे 1813 में। क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में परमिशन कब मिली? तो वो 1813 में मिली। मोनोपोली कब खत्म हुई? 1813 में, चाय और चीन को छोड़कर। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए पहली बार कब आए? 1813 में आए। अब बात कर लेते हैं 1833 का चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कमर्शियल फंक्शन खो दिए। गवर्नर जनरल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और पहला ऐसा गवर्नर जनरल वो पहला विलियम बेंटिंग बने। एक लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में जिनका नाम था टीवी मैकॉले, ठीक है। और इसी से इट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस। और पहली बार, ठीक है, पब्लिक सर्विस का इंडियनाइजेशन चार्टर एक्ट 1833 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब मद्रास और बॉम्बे के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, ठीक है। तो क्या क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल पावर्स खत्म हो गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और पहला विलियम बेंटिंग ऐसा गवर्नर जनरल बना भारत का। एक लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपॉइंट हुआ और ऐसा सच मेंबर टीवी मैकॉले थे। और इसमें पहली बार इसी एक्ट में इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस का इंडियनाइजेशन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और मद्रास और बॉम्बे को कानून बनाने की शक्ति उनकी भीन कर दी या छीन ली गई। हम बात करते हैं 1853 का एक्ट। इट सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो कानून बनाने की और कार्यकारी जो फंक्शन थे उनको सेपरेट किया गया। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी जो फंक्शन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के अलग अलग कर दिए गए 1853 में। और ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम सिविल सर्विस के लिए स्टार्ट किया गया। मैकॉले कमेटी इंडियन सिविल सर्विस पर पहली बार अपॉइंट की गई
में। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद 4 इंडियंस, और पहली बार जो लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसमें 4 इंडियंस होते थे। द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नई जो राज्य बनाने की या प्रोविंस बनाने की शक्ति दी गई। देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। सेपरेट द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया, पहली बात। दूसरा, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस के लिए भारत में पहली बार कब स्टार्ट हुआ? 1853 में। मैकॉले कमिटी, इंडियन सिविल सर्विस पर मैकॉले कमिटी कब बनी? 1854 में बनी। किस एक्ट में? 1853 के एक्ट के तहत 1854 में मैकॉले कमिटी किससे संबंधित? सिविल सर्विस से कम। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसमें 4 इंडियंस होते थे। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नई पावर, ठीक है, नई नई प्रोविंस बनाने की उनको शक्ति दे दी गई। अब हम बात करते हैं कि 3 जो पिलर्स थे कॉलोनियल रूल के, जो आज भी वर्तमान में हैं, मान सकते हैं हम, सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस। ठीक है, सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस, ये मेनली थे। देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता था। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसने क्या किया, जो ऑफिशियल थे उनसे मना कर दे कि आप किसी प्रकार गिफ्ट, कोई भी डोनेशन या रिवॉर्ड नहीं लेंगे। ठीक है, वहां पर बहुत करप्शन था उस समय कंपनी के अंतर्गत, और डोनेशन, गिफ्ट्स के नाम पर ब्राइब ली जाती थी, और ऑफिशियल इलीगल ट्रेड में भी सम्मिलित होते थे ज़्यादा अर्निंग। क्योंकि मेनली हम अगर प्रेजेंट सिनेरियो से कंपेयर करें तो आज भी जो मेंटलिटी होती लोगों की, उस समय हर व्यक्ति की ऐसी मेंटलिटी थी कि आप इंडिया में आए हैं ब्रिटेन से जॉब करने, तो जितना पैसा आप कमा सकें कमा के ले जाएं और अच्छी लग्जरियस लाइफ वहां पर जिए। तो इसलिए करप्शन था वहां पर। कॉर्नवालिस अटेम्प्टेड टू प्लग देम बाय इंक्रीजिंग द सैलरीज ऑफ सिविल सर्वेंट। कॉर्नवालिस ने कोशिश करी कि हम सैलरी बढ़ा दें सर्वेंट्सों की तो करप्शन ना करें। आज भी वर्तमान में यही स्थिति है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस द सर्वेंट्स वर आस्क्ड टू साइन अ कॉन्वेनेंट। ठीक है, ठीक है, इससे क्या हुआ कि इसके लिए सर्वेंट्स को कहा गया कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट, कोवेनेंट एक साइन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। दे केम टू नो एज अ कोवेनेटेड सिविल सर्वेंट्स, और इसी वजह से उन्हें कोवेनेटेड सिविल सर्वेंट कहा जाने लगा। वो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में रहते थे। ठीक है, वो गिफ्ट नहीं लेंगे, डोनेशन नहीं लेंगे, और अदर कंडीशंस उसमें डिस्क्राइब रहती थी। ठीक है, रिफॉर्म्स लाने के लिए कॉर्नवालिस कोड लाया गया सिविल सर्विस का, जो कि 1793 में लगा। 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्टैब्लिश किया, और इट वाज ओपन टू एजुकेटिंग द यंग रिक्वेस्ट टू द सिविल सर्वेंट। और पहली बार सिविल सर्विस को, जो यंग रिक्रूटीज होते थे सिविल सर्विस के, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1800 में। बाद में एक न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैलीबरी इंग्लैंड में खोला गया 1806 में, फॉर द पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द यंग एस्पायरेंट्स। और यंग एस्पायरेंट्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, एजुकेशन दिलाने के लिए हैलीबरी में इंग्लैंड में 1806 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला गया। Keeping the administrative mind, the British appointed the Macaulay Committee on Indian Civil Service in 1854 through the Charter Act of 1853। 1853 के चार्टर एक्ट में 1854 में मैकॉले कमेटी बनी। ठीक है, और एक सिविल सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश हुआ 1854 में ही। अब बात कर लेते आगे, आर्मी की क्या स्थिति थी। द आर्मी वॉज द बैकबोन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया। इट वॉज द सेकेंड एंड द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ठीक है, सेकंड और मोस्ट पावरफुल था आर्मी। आर्मी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, ब्रिटिश को हेल्प करती थी इंडियन स्टेट्स को कब्जा करने में, कॉन्क्वायर करने में। ठीक है, और
इसने क्या किया, ब्रिटिश एम्पायर को डिफेंड किया भारत में फॉरेन थ्रेट से, ठीक है। आगे चलकर फ्रेंच और डच, पोर्टुगीज, ये इनसे लड़ने में मदद करी और इंडियन स्टेट्स के रूलर जो थे तो ब्रिटिश, ठीक है। और इट हेल्प इन चेकिंग द इंटरनल रिवॉल्ट सेफगार्डिंग द ब्रिटिश इन इंडिया। इंटरनल रिवॉल्ट्स जो होते थे, रिवॉल्ट्स होते थे उनको कर्व करने के लिए। इट वाज अ चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द ब्रिटिश डिफेंडेड कॉलोनियल पोजीशन इन एशिया, अफ्रीका और यूरोप। भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में ब्रिटिशर्स ने आर्मी की बस बेसिस पर ही कॉलोनियल पोजीशन स्थापित करके रखा। 1857 से पहले दो सेपरेट सेट थे मिलिट्री फोर्सेस के अंडर ब्रिटिश कंट्रोल विच ऑपरेटेड इन इंडिया। द फर्स्ट सेट ऑफ यूनिट्स वाज नोन एज क्वींस आर्मी वर सर्विंग द troops on the duty in India. The other was the company's troop that was a mixture of European regiment of Britain and native regiment recruited locally from India but with officers. तो कंपनी का ट्रूप होता था दूसरा, ठीक है। एक तो क्वींस आर्मी होती थी, ठीक है, जो ट्रूप को सर्व करती थी ड्यूटी भारत में, और एक होती थी कंपनी का ट्रूप होता था। एक आर्मी ब्रिटेन की महारानी की तरफ से होती थी और एक आर्मी होती थी कंपनी के ट्रूप्स होते थे, जिसमें यूरोपियंस भी होते थे क्योंकि ब्रिटेन के होते थे, और नेटिव रेजिमेंट्स होते थे जो भारत से होते थे, जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स भी होते थे, ठीक है। द आइडिया दैट नो इंडिया शुड एवर कमांड ए ब्रिटेन वाज स्ट्रिक्टली मेंटेन। और ये भी कहा गया था किसी भी इंडियन को कमांड नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्हें विद्रोह का डर रहता था, रिवॉल्ट हो सकता। पुलिस की बात करें तो पुलिस वाज द थर्ड पिलर, ठीक है, पुलिस थर्ड पिलर था, ठीक है, ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर पुलिस फोर्स, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज किया। इंडियन सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ थानास हेडेड बाय दरोगा एंड कोतवाल टू असिस्ट देम इन डिस्चार्जिंग द ड्यूटी। दरोगा और कोतवाल हुआ करते थे, थाना के इंचार्ज होते थे ये, ठीक है। फिर डीएसपी का पोस्ट अभी हमने उसमें पहले देख लिया है कि डीएसपी का डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईएस्ट अथॉरिटी होता था। 1791 में पावर एंड फंक्शन ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट के डिफाइन किए गए। 1808 में लॉर्ड मेयो को एसपी बनाया गया, जिसमें नंबर ऑफ सिपाही इनको स्पीस हेल्प करते थे, ठीक है। और विलियम बेंटिंग जो थे, उन्होंने ठगी को एलिमिनेशन के लिए विलियम बेंटिंग को जाना जाता था। पावर ऑफ जमींदार एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, ठीक है। जमींदार की जो पावर थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पुलिस का, ठीक है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अभी भी है, क्राइम को चेक करना, लूट है, थेफ्ट है, रॉबरी है, डकैती जो अभी भी है उसका काम। सप्रेशन ऑफ रिवेलियन जो होते थे वो नहीं है अभी, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में कह सकते हैं कि ये भी काम पुलिस अभी करती है, सप्रेशन ऑफ रिवेलियन, ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इस समय इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है। विलेजर्स वर लुक्ड आफ्टर चौकीदार हु मेंटेन्स एक्सपेंडिचर वाज बोर्न बाय विलेजमैन। तो विलेजर्स वर लुक्ड बाय ए चौकीदार whose मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर वाज बोर्न बाय द विलेजमैन। तो चौकीदार होता था, ठीक है, और चौकीदार का जो खर्चा था मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर वो विलेजमैन के द्वारा ही देखा जाता। फौजदार क्या था, उसको रूरल जो डिस्ट्रिक्ट थी उसका इंचार्ज होता था, और बाद में ये जो फौजदार है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, फौजदार पर रिप्लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम देख लेते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन लॉ सिस्टम बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट इन मद्रास। तो पहली बार जो बिगिनिंग हुई थी वो मेयर्स कोर्ट मद्रास से हुई थी, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता इन 1726। तो मेयर्स कोर्ट मद्रास, ठीक है, के द्वारा शुरुआत हुई थी। बॉम्बे, कलकत्ता में 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जो पहला कॉन्क्रीट स्टेप था जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजेशन में वो था वारन हेस्टिंग के द्वारा लिया गया। उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की उसने इस्टेब्लिश किया।
1793 में क्या हुआ, लॉर्ड जो कार्नवालिस थे वाज इंट्रोड्यूस अंडर द सिविल क्रिमिनल और कमर्शियल केसेस वर स्ट्रीमलाइंड। और 1793 में क्या हुआ, लॉर्ड कार्नवालिस इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, सिविल क्रिमिनल और कमर्शियल केसेस वर स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, कार्नवालिस कोड जो था इसमें सिविल क्रिमिनल और कमर्शियल केसेस को विवरण इसका दिया गया 1793 में, कार्नवालिस कोड। गवर्नर जनरल एंजॉयड द पावर ऑफ पार्डन और कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। तो गवर्नर जनरल के जो अभी वर्तमान में अपने प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वो गवर्नर जनरल के पास थी। लॉर्ड कार्नवालिस कोड 1793 में आया, सिविल क्रिमिनल और कमर्शियल केसेस उसमें स्ट्रीमलाइन किए गए। ठीक है, पहला कॉन्क्रीट स्टेप किसके द्वारा लिया गया, वारेन हेस्टिंग के साथ जुडिशियल सिस्टम को रिऑर्गेनाइज करने के लिए। मेयर्स कोर्ट कहाँ खुला, मद्रास में खुला, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता 1726 में। अब बात करते हैं विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने क्या किया, विलियम बेंटिंग ने 1831 में डिड अवे फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट टू ट्राई सिविल एंड क्रिमिनल केसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने 1831 में प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट कोर्ट को उनसे सिविल और क्रिमिनल केसेस दे दिए उनको। ठीक है, हटा दिया। और द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ लॉ कमीशन इन 1833। लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। ठीक है, ठीक है, और लॉ कमीशन कब आया, 1833 में मैकॉले के द्वारा आया, फर्स्ट चेयरमैन उसके बने लॉ कमीशन के। द कमीशन सेफगार्डेड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, अब देख लेते हैं कमीशन जो बना लॉ कमीशन, उसने क्या किया, सजेस्ट किया इंडियन पीनल कोड हमें बनाना चाहिए, वेस्टर्न जो कंसेप्ट है लॉ का उसी के बेसिस पर। इंडियन पीनल कोड 1860 में बना, जो कि डिवाइड था सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दो पार्ट में। इंडियन पीनल कोड के दो पार्ट थे, एक था सिविल प्रोसीजर, एक था क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, एलिजा एम पे पहले चीफ जस्टिस कलकत्ता कोर्ट के बनते हैं 1773 में। हायरार्की ऑफ जुडिशियल सर्विस की देख लेते हैं, सिविल और क्रिमिनल दो प्रकार के होते हैं, सदर, दीवानी और निजामत। ठीक है, जज, काजी, मुफ्ती और पंडित के द्वारा हेल्प किए जाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता नहीं था कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन धर्म के हिसाब से चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सदर निजामत अदालत जो होती थी उसमें कोर्ट ऑफ सर्किट इन द प्रोविंस। प्रोविंशियल कोर्ट की अगर बात करें, सदर दीवानी अदालत थे, उसमें ये काजी, मुफ्ती और पंडित के द्वारा हेल्प की जाती थी। प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना, चार जगह थे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स जो थे वो ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत इसके नीचे होती थी, रजिस्टर कोर्ट होते थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते थे। ठीक है, तो सबसे नीचे सबऑर्डिनेट, उससे ऊपर रजिस्ट्रार कोर्ट, उससे ऊपर दीवानी अदालत, उससे ऊपर प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, उससे ऊपर सदर दीवानी अदालत। ठीक है, अब देखते हैं क्रिमिनल, सदर निजामत अदालत, कोर्ट ऑफ सर्किट इन द प्रोविंस। ठीक है, उससे नीचे होते थे डिस्ट्रिक्ट फौजदार अदालत अंडर इंडियन ऑफिशियर स्टेब्लिश्ड बाय वारेन हेस्टिंग एंड रिफॉर्म्ड बाय कार्नवालिस। उसके नीचे लोअर कोर्ट होते थे जिसमें इंडियन मजिस्ट्रेट होता था, और दरोगा अदालत होता था जिसमें दरोगा तालुका लेवल पर होता था, जिसमें दरोगा तालुका लेवल पर होता था। दरोगा अदालत कहाँ होता था, ठीक है, तालुका लेवल पर होता था। उससे ऊपर लोअर कोर्ट होता था जिसमें इंडियन मजिस्ट्रेट रहता था। डिस्ट्रिक्ट फौजदार अदालत होती थी अंडर इंडियन ऑफिसर एस्टेब्लिश बाय वारेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कार्नवालिस। कोर्ट ऑफ सर्किट होता था प्रोविंस में, और सदर निजामत अदालत होती थी। हम बात कर लेते हैं सोशियो कल्चरल पॉलिसी क्या रही है। ठीक है,
सोशियो कल्चरल पॉलिसी क्या रही है, प्रोग्रेसिव मेजर्स ब्रिटिश इंडिया में क्या रही है देख लेते। सोशियो कल्चर पॉलिसी ब्रिटिश की जो थी वो was based on the perpetuating and sustaining their commercial interest। उनको कुछ मतलब नहीं था, कमर्शियल इंटरेस्ट के बेसिस पर वो सोशियो कल्चरल पॉलिसी को अपनाते थे। मीनवाइल रिफॉर्मिंग द इंडियन सोसाइटी ऑन अ लिमिटेड स्केल, और इंडियन सोसाइटी का रिफॉर्म करना उनका एक बहाना था, बहुत लिमिटेड स्केल पर इसको रिफॉर्म करते थे इंडियन सोसाइटी को, और कमर्शियल इंटरेस्ट में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। adopted a policy of non-interference in the religious, social और cultural domain for the native Indians at least till 1813 तक तो उन्होंने बिल्कुल इंटरफेयर किया ही नहीं है। रिलीजन, सोसाइटी और कल्चर, इन तीनों में उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया 1813 तक। हाउएवर द पासिंग ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 some elements of modernity were introduced in India। Active steps were taken to transform Indian society from culture। ठीक है, तो एक्टिव स्टेप लिए गए इंडियन सोसाइटी और कल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए 1813 में। कुछ ही पॉइंट्स उसमें देखे गए। प्रोग्रेसिव मेजर्स बाय ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, इट एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिंग, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में एक्ट लेकर आए। ठीक है, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड एज ऑफ कंसेंट 1891 में, ठीक है, जिसमें बच्चियों की जो शादी है वो 12 साल से पहले नहीं होगी। अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 स्लेवरी इन इंडिया वाज एबोलिश्ड, और 1833 में भारत में गुलामी उसको समाप्त कर दिया गया। द गवर्नमेंट वाज मोर कीन टू डेवलप ए लिमिटेड क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। तो गवर्नमेंट जो चाहती थी कि लिमिटेड क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस रहें, रेदर देन एजुकेटिंग द मासेस, सिंस द गवर्नमेंट नीडेड द फॉर्मिंग इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंटली। एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशिएंटली चलाना चाहती थी, इसलिए मासेस को पढ़ाने की जगह उन्होंने कहा कि कुछ लिमिटेड क्लास ऑफ इंडियंस के होना चाहिए। ठीक है, द ब्रिटिश distancing themselves from making any extreme change in cultural and religious matter of India. Thus, it was thought to be appropriate to adopt for partial modernization by introducing it in some respecting and blocking it in others। ठीक है, तो मेन जो चीज है इसमें थी हमें याद रखने वाली यही है कि इसने सती प्रथा थी 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, फीमेल इन्फेंटिसाइड 1870 में, एज ऑफ कंसेंट 1891 में, जिसमें 12 साल से बच्चियों जो नीचे उम्र है उनकी शादी नहीं होगी। ठीक है, चार्टर एक्ट 33 में स्लेवरी समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये था हमारा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया बिफोर 1858। ओके।